नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस चैप्टर में थ्योरीज बहुत है, इसलिए बच्चे बोर हो जाते हैं और टॉपिक उन्हें समझ नहीं आती है। बट दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आप इस चैप्टर से बोर नहीं होंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, फिर बाद में उसके बाद जानेंगे कि उनका खोज किसने किया था, इनके खोजकर्ता कौन है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में जानेंगे, उन्होंने मैनेजमेंट को किस तरीके से बताया है। हेनरी फ्यूल ने किस तरीके से बताया है। और उसके बाद आखिरी में जानेंगे रूल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या रूल्स बताए गए हैं हेनरी फ्यूल के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या पहले प्रिंसिपल उसके बाद मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल्स रेफर्स टू ए स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम phenomenon बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट को रेफर करता है जो एक फंडामेंटल ट्रूथ है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो बेस होता है, जो फिनोमिनम बेस्ड जो कारण है और उस कारण से होने वाली इफेक्ट से और उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को ये बताता है प्रिंसिपल। कैसे बताता है कि मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, इस वीडियो को देखने का कारण क्या है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखने के बाद आप कुछ समझ रहे हो, समझने के बाद एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल या फिर व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आप इजीली उसका जवाब दे देते हो। तो उसका इफेक्ट आपको क्या पड़ता है रिजल्ट के तौर पे। तो आपका कारण क्या हुआ वीडियो देखने का कि आपको एग्जाम में पास होना है, एक अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आपने उसे एग्जाम में लिखा, एग्जाम में लिखने के बाद आपका मार्क्स जो है 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आया। तो उसका इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप हुआ वो उसमें आपको इफेक्ट देखने को मिला कि हाँ, अगर मैं इसे नहीं समझता तो मेरा 2 नंबर कम आता। तो ये 2 नंबर का सवाल भी था। तो प्रिंसिपल्स यही कहलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, उन सभी का एक कारण होता है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके सर पे सेब गिरता है तो उससे उसे पता चलता है, उस सेब के गिरने से उसे पता चलता है कि एक ग्रेविटी, एक गुरुत्वाकर्षण है, जो ऊपर में कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर में उड़ता रहेगा। अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो फिर आपको देखने को मिलेगा कोई चीज़ गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरो ग्रेविटी पे है। लेकिन जो चीज़ ग्रेविटी के अंदर है, जो चीज़ पृथ्वी के अंदर है, वहाँ पे अगर आप ऊंचाई से कुछ भी छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा। तो यही चीज़ होता है कि आप वहाँ पे छोड़ने का कारण हो रहा है कि उससे पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ये कारण होता है। और अगर वो नीचे आता है तो उससे उसका इफेक्ट पता चलता है कि हाँ, यहाँ ग्रेविटी है। और अगर कोई चीज़ नीचे नहीं आता तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया कि हर चीज़ का हर स्टेटमेंट का एक कारण होता है और उस कारण से जुड़ा एक इफेक्ट भी होता है और इन दोनों का बीच एक रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या होता है। दीज आर डिफाइंड एज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस दैट सर्व्स एज द बेसिक फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए होता है कि उन्हें ये बताना होता है, उन्हें ये समझना होता है कि इनका क्या गाइडलाइन है, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम लोग को मालूम होता है कि हमें क्या करना है, डूज क्या है और डोंट क्या है, कि मुझे क्या नहीं करना है स्कूल में और क्या करना है स्कूल में, ये मालूम होता है। तो मैनेजर को भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे किस तरीके का डिसीजन लेना है, किस तरीके का एक्शन लेना है, किस तरीके का एक्शन नहीं लेना है और किस तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। ये एक मैनेजरियल कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग नीचे में देख सकते हो कि कुछ बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, उसमें से हो सकता है कोई
मैनेजर होगा और वो मैनेजर अपने लोगों को बता रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है और करवाना है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, कि प्रिंसिपल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे फाउंडर्स की। हमारे फाउंडर्स कौन कौन है? फ्रेडरिक विल्सोर टेलर और हेनरी फ्योल। अच्छे से देख लीजिए चेहरे को। तो फ्रेडरिक विंसोर टेलर को हम लोग शॉर्ट में FW टेलर भी कहते हैं। उनके अनुसार मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और ये दिखाता है कि हमें किस तरीके से उस काम को पूरा करना है, एक सस्ते समय में या फिर एक सस्ते तरीके से, कम प्राइस में कितना अच्छा चीज़ हम लोग बना सकते हैं और कितना अच्छा चीज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एक अच्छे से और सही तरीके से करना, ये बताता है मैनेजमेंट FW टेलर के अनुसार। और वही हेनरी फ्योल के अनुसार क्या कहा जाता है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेज, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, उस चीज़ को फोरकास्ट करना, उस यानी कि अनुमान लगाना, उसे उसका प्लान करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे कमांड करना, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और उसे कंट्रोल करना, इसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं हेनरी फ्यूल के अनुसार। तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का गोल एक ही है कि मैनेजमेंट ये चीज़ करता है। अब हम लोग बात करें कि हेनरी फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। अगर कोई मैनेजर फॉलो करेगा तो वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। हेनरी फ्यूल के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो हेनरी फ्यूल जो है फ्रेंच माइनिंग कंपनी के इंजीनियर थे, जो बहुत कम समय तक रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का भी काम किया है कुछ टाइम। और उस टाइम पे काम करते वक्त उन्होंने इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि आप उस 14 प्रिंसिपल से किस तरीके से बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया डिवीज़न ऑफ वर्क, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं तो आप 50 लोगों को एक अलग अलग टीम में बांट दो, ताकि जो आपका काम है सारा काम सही तरीके से हो। अगर किसी का सेल्स का डिपार्टमेंट है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट में दे दो 10 लोगों को, किसी को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे दो, किसी को सेल्स सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में दे दो। सबका अपना अपना अलग अलग एक छोटा छोटा डिपार्टमेंट बना दो कि आपको ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, आपको ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, आपको वो डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क होने से क्या हो जाएगा कि काम भी पूरा होगा, आपका सारा काम भी होगा और जो गोल है वो भी सही तरीके से सभी जगह से अचीव होगा और उसे मैनेज करने वाला एक होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया अथॉरिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी में क्या बताया कि मैनेजर को एक सही डिसीजन लेना है और साथ में वो डिसीजन लेके उन्हें अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में जानना कि उन्होंने वो काम अभी तक कंप्लीट किया या नहीं किया, उन काम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनका हेल्प करना है। तो ये सारा चीज़, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो उस काम को देखे, उस काम को कंप्लीट करवाने की कोशिश करे। और उनका अथॉरिटी क्या बनता है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, किसे किस तरीके का काम दे रहे हैं। ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी का एक तस्वीर है, जिसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है, लेकिन इंडियन आर्मी में एक अलग तरह का डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर उनके सीनियर्स के ऊपर एक रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो फील्ड में हो या नहीं हो। उनका अंदर अपना एक रिस्पेक्ट होता है, उनका वैल्यू होता है। वो हर चीज़ डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। उनको मालूम होता है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये होता है डिसिप्लिन। बेसिकली ये हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है डिसिप्लिन। ये जितने भी हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स हैं ये इंडियन आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलता है। हर एक चीज़ इंडियन आर्मी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन की बात आई थी, इसलिए मैंने डिसिप्लिन पे इंडियन आर्मी को इसलिए लगाया क्योंकि उनका डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड में कि आपको किसी एक टीम का ही डिसीजन लेना है कि इस टीम के अंदर आपको इस तरीके से काम करवाना है। उसे कोई और आकर आपको नहीं बताएगा कि आप ये काम करवाओ या फिर करो, या फिर आपके टीम में ऐसा ना हो कि
एक ही आदमी को 4-5 लोगों ने ऐसा कर दिया कि तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, तो वो किसी हिसाब से काम नहीं होगा। तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि आपको एक समूह दे दिया जाएगा, एक ग्रुप दे दिया जाएगा, और उस ग्रुप को ही आपको हैंडल करना है और उसे कमांड करना है कि आपको सिर्फ सेल्स देखना है, या फिर आपको सिर्फ सोशल मीडिया देखना है, या फिर सिर्फ आपको अकाउंटेबिलिटी देखना है। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड मैंने यहाँ पे फिर से एक बार बताया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो उनका मैनेजर है, आप जिस कंपनी के मैनेजर हो, वहाँ के सबऑर्डिनेट्स आपको देखकर ही चलेंगे, आपको ही वहाँ पे रास्ता बताना है कि मुझे ये गोल किस तरीके से अचीव करना है। या फिर आप अपने कुछ 4 एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़र बनाते हो और सुपरवाइज़र को कहते हो कि आपको इस फील्ड में अपना गोल सेट करना है और उसे अचीव करना है, तो वो बस उन्हीं फील्ड को डायरेक्ट करेंगे, उन्हीं फील्ड के लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस तरीके से आगे जाना है और इस तरीके से अचीव करना है। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैनेजर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये कि वो उन लोगों को उनके इंटरेस्टेड काम ही दें। ऐसा नहीं है कि किसी को इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे और आप उसे दे दियो अकाउंटिंग पे कि जाओ तुम फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे मन नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे काम करूँ। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना है, तो आपको उनको उसी फील्ड में देना होगा जिन पे उनका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आप किसी को दे दिए हो, ऐसा नहीं है। आपको पूरे ग्रुप के बारे में सोचना हो कि अगर उस ग्रुप में सभी को अकाउंटिंग फील्ड पे इंटरेस्ट है तो आप उन्हें अकाउंटिंग फील्ड पे ही दोगे। ऐसा नहीं कि उसे सेल्स में दे दोगे तो उसे सोशल मीडिया में दे दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अच्छा मैनेजर कभी नहीं बन सकोगे। फिर आता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। ये क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब हो जाता है कि आप उन्हें क्या दे रहे हो काम करने के लिए, पैसे दे रहे हो, पूरे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उनको क्या और कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बताया जाता है कि ताकि अगर आप उनको उनका प्रमोशन दे रहे हो, उनको उनका पूरा पैसा दे रहे हो, उनका पूरा वेतन दे रहे हो, तो वो जाहिर है कि वो अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दूसरे कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है। वो कैसे होता है टॉप लेवल में कि अगर कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो टॉप लेवल वहाँ के सभी अपने सुपरवाइजर्स को, उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सभी को बताता है कि आपको इस तरीके से इस फील्ड में आपको काम करना है, अपना टारगेट अचीव करना है। वही डिसेंट्रलाइजेशन में हो जाता है लो लेवल में कि अगर कुछ ऐसा है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तो आप उस डिपार्टमेंट के हेड्स को बता देते हो कि आपको ये सारे काम करवाने हैं, तो आप अपना डिसीजन ले लीजिए किसे कौन सा काम दोगे। तो ये होता है। फिर आता है स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो हाई लेवल है वो डिसीजन लेता है और लो लेवल को उस डिसीजन पे काम करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हेनरी फ्योल के अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा करने में टाइम लगता है तो फिर आप डायरेक्ट बॉस से परमिशन लेकर आप दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से भी हेल्प ले सकते हो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा तो ये मैं कैसे करूं, तो वो हेल्प करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने बॉस से जो है परमिशन लेना होता है। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो कि एक कमांडर जो है अपने सैनिक को कमांड करा कि तुम इस तरफ जाओ, यानी कि ऑर्डर दे रहा है कि वहाँ पे उसका जो भी काम है उसे सही जगह से सही जगह रखा रहे, उसका प्लेस फॉर एवरीथिंग इन प्लेस, यानी कि यही कहा जा रहा है कि उनका जो जगह है उसी जगह में रहो, उस जगह से हिलो मत या फिर उस जगह से हटाओ मत। को जो सामान जहाँ है उसे वहीं लगा दो, जहाँ का है वैसे वहीं लगा दो। ये हो गया ऑर्डर। इक्विटी क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि वो
दूसरे डिपार्टमेंट का है उसका लेवल खराब है, वो बहुत ही नीचे लेवल का है या बहुत ऊंचे लेवल का, आपको सब एक लेवल का ही देखना है, आपको इक्विटी रखना है, इक्वालिटी रखना है सभी के अंदर, कि चलो कोई बात नहीं, वो भी वही काम कर रहा है जो मैं यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, उनको भी उतना ही वेतन मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है, तो वो जितना काम करे वही उतना ही काम मैं भी कर रहा हूँ। तो ये होता है इक्विटी, कि आप एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रह सकते हो, रहो। फिर हम लोग बात करेंगे ये और 3 पॉइंट है हेनरी फ्योल ने जो बताया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी क्या, कि आपके अंडर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसा लगे इनसिक्योरिटी है, मेरा जॉब कभी भी चल जाएगा, मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा, मेरा वेतन कभी भी घटा दिया जाएगा, मैं कभी भी मर जाऊंगा, ऐसा उनके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको इन सभी के बारे में सोचना हो कि नहीं, उनका जॉब नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर होगा कि आपको आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर अगर एम्प्लॉयज़ तो है लेकिन उनका काम आपको पसंद नहीं आ रहा, उनका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उनका प्रमोशन करोगे यानी या डिमोशन करोगे, आप इस फील्ड से आप इस फील्ड में आ जाओ, या फिर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऐसा करोगे, लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अगर मुझसे कुछ गलती होता है छोटा मोटा तो मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा नहीं। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है कि आप टॉप लेवल में हो लेकिन आप अपने सबॉर्डिनेट से भी बात कर सकते हो, लो लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल से भी बात कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आप उनके आइडियाज़ को भी फॉलो करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी लगेंगे कि हाँ वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू रखते हैं, उनका भी कुछ वैल्यू है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में और इफ़ेक्टिवली काम करेंगे और एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट देंगे। फिर आखिरी पॉइंट आता है टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि आप लोग जो काम भी करवा रहे हो, जो काम भी कर रहे हो, उसके अंदर एक टीम वर्क होना चाहिए कि समूह एक साथ से एक तरीके से काम कर रहा है, उसमें कुछ गलती नहीं कर रहा है, और अपने टारगेट्स, हर टीम अपने अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है प्रॉपरली और इन टाइम, उसे ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर हेनरी फ्योल या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा हम लोग इसे मैनेजमेंट कहते हैं कि हाँ यही मैनेजमेंट है, ताकि आप उस सारे चीज़ों को एक जगह मर्ज करके आप इनका रिपोर्ट निकाल सकते हो और कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से कंपनी आगे बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इनोवेशन हो रहा है, R&D हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, स्ट्रैटेजी होता है। R&D का मतलब हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का मतलब होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। अगर आप हमारे चैनल को कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट भी कर सकते हो mayanksaw@paytm में। शुक्रिया।